हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। जेईई मेन 2026 जनवरी अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में अपना बेस्ट देना चाहते हो ना। सपना है ना कि पहले ही अटेम्प्ट में बढ़िया परसेंटाइल लेकर आऊंगा और उसके बाद आराम से जेईई एडवांस्ड की तैयारी करूंगा और फिर एडवांस्ड को फोड़ूंगा, टॉप आईआईटी में जाऊंगा। यही चाहते हो ना। लेकिन ज्यादातर अपने आप से पूछो, क्या तुम असल में उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हो? क्या तुम असल में उसके लिए आज से ही तैयारी कर रहे हो? कहीं दिमाग में ये तो नहीं है कि एक बार सिलेबस कंप्लीशन हो जाएगा फिर मैं मॉक टेस्ट दूंगा। भाई ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। ये माइंड हमको ट्रैप करता है, बार बार तरह तरह के बहाने बनाता है ताकि हम सक्सेस से दूर ना हो जाएं। तो इस माइंड के ट्रैप से हमें बचना है। हमें उसकी सुनना बंद करना है और खुद के अंतर आत्मा की अंदर की सुननी है आवाज, जिससे हम असल में अपने लक्ष्य को अचीव कर सके। कहीं ना कहीं हमें पता है कि हमें थ्योरी की बजाय प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा सवाल करने हैं, मॉक टेस्ट अभी से देने शुरू करने हैं। लेकिन फिर भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, कहीं ना कहीं खुद को फेस करने से डरते रहते हैं। अगर हम अपने फियर्स को पहले फेस नहीं करेंगे ना, तो याद रखना एक दिन वही फियर्स आपके बहुत ही भयावह रूप में आएंगे और हो सकता है डी डे यानी जिस दिन आपका एग्जाम है उसी दिन वैसा हो और आप एग्जाम के दिन फैल जाओ, परेशान हो जाओ। ऐसे में हजारों स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनका तैयारी वैसे उनके हिसाब से ठीक ठाक लेवल था, लेकिन मॉक टेस्ट ना देना, उसको डिले करना, खुद को फेस ना करना, इस कारण वो लास्ट में फैल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो अब मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात से रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि हर साल ऐसा होता है, हम डिले करते हैं, हमें डर लगता है यार कहीं कम मार्क्स आ गए तो क्या होगा। अरे भाई तू ये सोच, अगर तूने अभी नहीं किया तो पक्का है कि तेरे कम आएंगे ही जेईई मेन में। पहले से ही तुझे बता रहा हूं इतने सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो अगर तू उसको अवॉइड करना चाहता है तो उससे डर, उस फाइनल आउटकम से डर और अभी से मॉक टेस्ट देना शुरू कर दे। आज के इस वीडियो में तेरे सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। मॉक टेस्ट कहां से देना है, कितने प्रकार के मॉक टेस्ट देने हैं, क्या मुझे अभी से चैप्टर वाइज टेस्ट देने चाहिए या फुल सिलेबस टेस्ट देने चाहिए या कस्टम प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो भाई तेरे को आज सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। मैं तुझे आज बताने वाला हूं कि तुझे टेस्ट कहां से देने चाहिए, कौन सा रिसोर्स सबसे अच्छा होता है, किस किस तरह के टेस्ट हमें देने हैं, फ्रीक्वेंसी क्या सही होती है, उसके अलावा एनालिसिस कैसे करते हैं, टेस्ट का एनालाइज करने का सबसे इफेक्टिव वे मैं आपको बताने वाला हूं। उसके अलावा रियल एग्जाम एनवायरनमेंट कैसे बनाएं, क्योंकि डी डे पे अगर हमें अच्छा परफॉर्म करना है तो अभी से हमें रियल एग्जाम के एनवायरनमेंट में टेस्ट देने चाहिए। वो कैसे घर में क्रिएट कर सकते हैं, उस बारे में भी हैक आपको बताने वाला हूं। पेपर अटेम्प्ट करने की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी कौन सी होती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। एंड अगेन आज मैं आपको मास्टर रिसोर्स भी अनवील करने वाला हूं, जो जेईई मेन टेस्ट सीरीज का मोस्ट रेलेवेंट रिसोर्स आपको आज मिलने वाला है। चलो शुरू करते हैं भाई फुल जोश में। तो पहले से ही लाइक कर दीजिए खुद के लिए, क्योंकि तू अपना बेस्ट देने वाला है। मैं जानता हूं तू अपना बेस्ट देगा, मेरी बात तुझे समझ में आ चुकी है। चल सीधा बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, सही समय क्या है टेस्ट देने का। भाई अभी से शुरू कर दे, फुल जोश में शुरू कर दे, अवॉइड नहीं करना, पहले ही हम इस बारे में बात कर चुके हैं। अब टेस्ट जो है वो मल्टीपल प्रकार के होते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, 4 प्रकार के टेस्ट, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी होते हैं, जिसमें पार्ट टेस्ट भी होते हैं, जिसमें लिमिटेड सिलेबस का टेस्ट होता है, उसके अलावा फुल सिलेबस के भी टेस्ट होते हैं, और प्रीवियस ईयर टेस्ट को भी, यानी प्रीवियस ईयर मॉक एग्जाम्स को, जो प्रीवियस टेस्ट हो चुके, जो प्रीवियस ईयर जेईई के एग्जाम हो चुके हैं, उनको भी एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो ये 4 तरह के टेस्ट हैं जो हमें अटेम्प्ट करने हैं। अगर अभी की सिचुएशन देखें तो जो 12th वाले बच्चे हैं उनका सिलेबस अभी चल रहा है, कईयों का सितंबर एंड में कंप्लीट होगा, किसी का अक्टूबर एंड में, किसी का नवंबर मिड में कंप्लीट होगा। लेकिन अभी से टेस्ट देना शुरू कर देना है। चैप्टर वाइज टेस्ट की अगर हम बात करें तो चैप्टर वाइज टेस्ट नॉर्मली अच्छी टेस्ट सीरीज में फीचर होता है कि आप 15 मिनट्स का चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं या 30 मिनट्स का चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं। तो 30 मिनट्स में किसी चैप्टर के 15 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी डेली आप 2 हाफ आवर के 30 मिनट्स के चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो, और जो आपको देने ही है। यानी एक दिन फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, अगले दिन केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का, फिर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का, इस तरीके से रोटेट करते हुए 2 सब्जेक्ट के 30 मिनट्स के आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसमें 15 क्वेश्चन आपको लेने हैं। ये डेली 1 आवर आपको प्रैक्टिस करनी है, 30 मिनट्स का 1 घंटा एवरी सिंगल डे टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। अब ये आपको एनेबल करेगा फुल लेंथ टेस्ट देने के लिए। यहां पे अब बात आती है फुल लेंथ टेस्ट की। जो फुल लेंथ टेस्ट है, अगर अभी की बात करें तो आप
पार्ट टेस्ट से स्टार्ट कर सकते हो, जो आपको हर फोर्टनाइट में यानी एवरी 15 डेज यू हैव टू अटेम्प्ट 1 टेस्ट। अभी के लिए दैट इज इनफ, है ना, क्योंकि टेस्ट के साथ ठीक से उसको एनालाइज भी करना होता है। तो अभी 15 दिन में 2 वीक्स में एक टेस्ट बहुत है। जहां तक फुल सिलेबस टेस्ट की बात करें, जैसे ही आपका सिलेबस सिग्निफिकेंट कंप्लीट हो जाता है, हो सकता है पूरा ना भी हो, सिग्निफिकेंट जब हो जाता है तो तब आपको फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कर देना है। यानी लास्ट के अगर 4 वीक्स यानी 1 महीना 1.5 महीने की बात करें तो एवरी वीक आपको 2 टेस्ट देने हैं। उस समय रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हर वीक में 2 टेस्ट देने हैं और उनको एनालाइज करना है, रिवाइज करना है। रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका ही यही होता है। तो ये जो चारों तरह के टेस्ट हैं, ये आपको कैसे देने हैं ये मैंने आपको बता दिया। ये चैप्टर वाइज टेस्ट जो है ये अभी से आपकी हैबिट बना देगा कि क्वेश्चन को सेलेक्ट कैसे करना है। मॉक टेस्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ यही होती है, हमें समझ नहीं आता है कि भाई कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ देना है, जो बाद में अटेम्प्ट करना है। यही समझ में हमें मॉक टेस्ट दे दे के बार बार आता है। सिर्फ स्ट्रैटेजी सुनने से नहीं आता है, एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन से होता है भाई ये। तो यहां पे आपको बेसिक बात तो समझ में आ गई। चैप्टर वाइज टेस्ट में अगर बात करें तो देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को जब ऐसा मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप इस तरीके से इस तरीके की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें जहां पे ये चारों तरह के टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। यानी चैप्टर वाइज भी है, पार्ट टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है और प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी एज अ टेस्ट दिया जा सकता है। आपकी टेस्ट सीरीज में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। अब प्रीवियस ईयर पेपर्स की एक खास बात आपको बताता हूं। जेईई मेन में 3 तरह के डिफिकल्टी लेवल नॉर्मली रहते हैं। आप सभी जानते हो 99 परसेंटाइल 160 मार्क्स पे भी पॉसिबल है और 99 परसेंटाइल के लिए हो सकता है हमें 220 भी स्कोर करना पड़ जाए। यानी यहां पे 99 परसेंटाइल का मीडियम वाला स्कोर अगर हम देखें, मीडियम डिफिकल्टी लेवल में 190-200 के आसपास होगा। तो हमें 3 तरह के डिफिकल्टी लेवल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को एज अ मॉक टेस्ट देना चाहिए। जो बहुत टफ वाले हैं उनको देना चाहिए, जो बहुत आसान वाले हैं उनको भी देना चाहिए और मीडियम वालों को भी देना चाहिए। इससे आपको ओवरऑल अंदाजा लग जाएगा कि जिस भी तरह का पेपर आपके सामने आएगा ना, जब रियल एग्जाम में, रियल दिन के, रियल डी डे के टाइम पे, तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होगे। यू विल बी कंफर्टेबल। नाउ इज द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे पेपर अटेम्प्ट करने की सही स्ट्रैटेजी क्या है और ऐसा मास्टर रिसोर्स क्या है जिसमें चारों तरह के पेपर्स आपको अवेलेबल होने वाले। पहले मैं पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी बताता हूँ। देखो, बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है। सबसे पहले जिस बच्चे की बहुत ही भयंकर तैयारी है, यानी सुपर ऑसम तैयारी है, सिलेबस पहले से ही कंप्लीटेड है और जो ऑलरेडी 200 प्लस वगैरह स्कोर कर रहा है, 220 कर रहा है, उन स्टूडेंट्स को तो शुरू से क्वेश्चन नंबर 1 से दे कैन स्टार्ट। तो अगर जेईई के टफेस्ट पेपर्स में भी वो 220 प्लस इस तरह के स्कोर कर रहा है तो दे कैन स्टार्ट विद क्वेश्चन 1 एंड डायरेक्टली मूव ऑन। सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम में से ज्यादातर प्राणी तो ऐसे है नहीं, हम जैसे लोग तो ऐसे है नहीं भाई। हमें तो स्मार्टली चलना पड़ेगा। हमारा दिमाग सीधा टफ क्वेश्चंस पे हिल जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे ही अगर हम सीधा क्वेश्चन शुरू कर देते हैं बिना ये देखे कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा फेवरेट है, तो व्हाट वी डू इज, मान लीजिए सीधा ही हमने कोई टफ चैप्टर शुरू कर दिया, यानी टफ क्वेश्चन करने शुरू कर दिए और शुरू में ही अगर हम फैल गए तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। यानी सारा गेम पहले 45 मिनट्स का है। अगर एग्जाम में पहले 45 मिनट्स हमने क्रैक कर लिए, उसमें हमने काफ़ी सारे सवाल सॉल्व कर लिए, तो हमारा कॉन्फिडेंस पूरे पेपर के लिए बन जाता है। तो अगर पहले 45 मिनट्स को हमने कैप्चर कर लिया तो हमारा काम बन गया। इसलिए हमें सबसे पहले चुनना होता है हमारा फेवरेट सब्जेक्ट। जो नॉर्मली केमिस्ट्री हो तो बेहतर है, क्योंकि केमिस्ट्री में क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपको मिल जाएंगे, खासतौर पे इनऑर्गेनिक में आपको मिल जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं। अब अगला तरीका क्या है, अब आपको मल्टीपल राउंड मेथड यूज करना है। मल्टीपल राउंड मेथड में मतलब क्या है, आपके सामने पेपर आ गया, अब पूरा का पूरा पेपर स्कैन करने में टाइम वेस्ट बहुत हो जाएगा। इसलिए आप सीधा अपने फेवरेट सब्जेक्ट पे जाइए और वहां पे जिन चैप्टर्स पे आपको हमला करना है उनके क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने पहले ही सोच लिया कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग से एक एक क्वेश्चन आना तो पक्का तय है। अब आपने सोच लिया कि मैं इनका क्वेश्चन करूंगा या ब्लॉक केमिस्ट्री का क्वेश्चन करूंगा, सब कुछ रट के आया हुआ हूं बढ़िया से, तो सीधा आप क्या करोगे, आपके 30 सवाल ही हैं तो खटखट वो क्वेश्चंस को ढूंढोगे जो केमिकल बॉन्डिंग के या ब्लॉक केमिस्ट्री के या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के, और उनको करना शुरू कर दोगे। इस तरीके से पहले राउंड में केमिस्ट्री के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आप करना शुरू कर दोगे और उसमें आपको पहले से ही पता है कि मेमोरी बेस्ड में मुझे कौन से चैप्टर्स के सबसे पहले करने हैं। तो इस तरीके से पहले राउंड में जस्ट इमेजिन केमिस्ट्री के 30 में से मान लो 7-8 ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल गए जो देखते ही सॉल्व हो रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के भी कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए 8 से 10 क्वेश्चन हो गए। सिमिलरली फिजिक्स में भी आपको इस तरीके के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे।
मैथ्स में ऐसे आपको 5-6 क्वेश्चन ही मिलेंगे मैक्सिमम। तो कुल मिला के जस्ट इमेजिन 20 से 25 क्वेश्चन आपके पहले 1 घंटे में जस्ट इमेजिन सॉल्व हो गए। अब पहले 1 घंटे में ये जो 20 से 25 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, अगर हम बात करें तो ये 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व होते ही, 25 या 30 भी हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, आपकी बहुत ही अच्छी शुरुआत हो गई। अब आपका माइंड भी तैयार हो गया, क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन करके हमारा माइंड क्या है ना, वार्म अप हो जाता है। और वार्म अप होने के बाद अब हमें जाना है बेटर सवालों की तरफ। तो जो मीडियम लेवल के सवाल थे, यानी जिनमें थोड़ा एप्लीकेशन लगता है, जिनमें आपको लगता है थोड़ा सा समय बिताना पड़ेगा समझने में, तो अब ऐसे सवाल जो है अब आप सेकेंड राउंड में सॉल्व करें। तो सेकंड राउंड में फिर से आप सब्जेक्ट पे जाइए, पहले केमिस्ट्री, फिर आपके सेकंड फेवरेट, फिर आप थर्ड फेवरेट चैप्टर पे, मतलब जो भी आपका लास्ट वाला है उस सब्जेक्ट पे जाइए। और फिर जो टफेस्ट क्वेश्चन आपको लगते हैं, उन टफेस्ट क्वेश्चंस पे बिल्कुल एंड में जाइएगा। इस स्ट्रैटेजी का फायदा यह है कि अंत में कोई भी ऐसा सवाल नहीं बचेगा जो आपसे छूट गया समय के अभाव की वजह से। बहुत बार समय के अभाव की वजह से हमसे कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाता है और हम परेशान हो जाते हैं, बाद में कहते हैं यार काश मेरे को समय मिल जाता। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना है। अब आपको डाउट यही आएगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा कौन सा क्वेश्चन ईजी है, कौन सा मीडियम लेवल है, कौन सा टफ लेवल है। इसीलिए तो बोल रहा हूं भाई मैं तुझे कि अभी से डेली चैप्टर वाइज टेस्ट दे। चैप्टर वाइज टेस्ट में क्वेश्चन का सिलेक्शन करना तेरे को आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जब होमवर्क करे, जब भी PYQs को सॉल्व करे, तो हमेशा क्वेश्चन को टैग करने की हैबिट दिमाग में डाल दे कि ये क्वेश्चन इजी क्वालिटी का है, तुरंत मैं कर सकता हूं। इजी का मतलब डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। मीडियम लेवल का मतलब जिसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन लगेगा पर आप फिर उसको कर लोगे। टफ का मतलब जो बहुत ही ट्रिकी या अजीब सा लग रहा है, हो सकता है वो आसान हो पर बहुत ट्रिकी लग रहा है या बहुत लेंदी लग रहा है, बहुत ही मल्टीपल कॉन्सेप्ट उसमें इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन की टैगिंग की हैबिट अभी से डालोगे ना, तब जाके आप मॉक टेस्ट में अच्छा कर पाओगे। और मॉक टेस्ट में जब अच्छा कर पाओगे तब जाके फाइनल D-Day पे आप कर पाओगे। यानी अभ्यास योगेन से, अभ्यास से ही काम होगा। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी यही कहते हैं, भाई अभ्यास से ही काम होता है। आप सिर्फ और सिर्फ कृपा पे निर्भर करेंगे कि प्रभु सब कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपको नाम जप करना है, आपको अपने अच्छे आचरण रखने हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अच्छा आहार, सात्विक आहार रखना है ताकि मन शांत हो। लेकिन इसके साथ साथ आपको आत्मशक्ति तभी मिलेगी जब आप अभ्यास करेंगे, अपने बेस्ट एफर्ट्स देंगे। तो सोचना नहीं है, करते रहना है। अब बात आती है, ये सारी तरह की चीजें, ये चारों तरह के टेस्ट मुझे एक ही जगह पे कहां मिल जाएंगे? तो भाई आप सभी के लिए बच्चों हम लोग लेकर आ रहे हैं, आई क्वांटा एंड ATP स्टार लेकर आया है IAOTS, आई क्वांटा ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं फॉर JEE Main 2026। बहुत सारे उसके अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट, पार्ट टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, प्रीवियस ईयर मॉक्स एज अ टेस्ट आपको उसके अंदर मिलने वाले हैं। और इसका जो लिंक है, एनरोलमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे जाएं, आज से ही टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू कर दें। और ये टेस्ट सीरीज में हमने इसी बात का सबसे ज्यादा खास ध्यान दिया है कि क्वेश्चन रेलेवेंट होने चाहिए, जिसमें ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो JEE Main में टफ लेवल के आते हैं और जो इजी आते हैं वैसे भी होंगे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो जो भी बच्चा एक ऐसी JEE Main की टेस्ट सीरीज चाहता है जिसमें ओवरऑल प्रैक्टिस का कंप्लीट पैकेज अवेलेबल है, जिसके अलावा कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, तो भाई इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और टेस्ट सीरीज को वहीं से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो भाई, अब बात है एग्जाम टेम्परामेंट का। हम रियल एग्जाम में स्ट्रेस की वजह से बहुत बार फैल जाते हैं। तो अगर हमें रियल एग्जाम एनवायरनमेंट नहीं मिला ना टेस्ट सीरीज में, तो हमारा काम नहीं बनेगा। अब ज्यादातर बच्चे क्या है ना, घर पे अटेम्प्ट करते हैं टेस्ट को। जब घर पे माहौल बनाना है तो उसका तरीका क्या है? पहला तरीका तो ये है, हर एक टेस्ट को रियल एग्जाम की तरह ट्रीट करो एंड फाइनल एग्जाम को मॉक टेस्ट की तरह ट्रीट करो। समझ रहे हो ना? इससे बहुत ही आसानी हो जाती है। अगर हर टेस्ट को हम उतनी तवज्जो दें कि भाई जैसे मेरा रियल JEE है, तो फाइनल आपको जो JEE एग्जाम है ना, मॉक टेस्ट की तरह ही लगेगा। हर टेस्ट को ऐसे देना है। इसके लिए आपको बायोलॉजिकल क्लॉक अच्छी रखनी है। बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ जहां पे आप टेस्ट दे रहे हैं उसके आसपास कोई भी रिसोर्सेज आपके नहीं होने चाहिए। समझ रहे हो ना? प्रॉपर जैसे एग्जाम एनवायरनमेंट में डेस्कटॉप को सामने रखे उस तरीके से टेस्ट देना चाहिए। आप अपने पेरेंट्स या गार्डियन जो भी हैं आपके, उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं कि मैं टेस्ट दे रहा हूँ, ताकि पूरा माहौल उसमें बना रहे, कोई भी मक्कारी मत करे। देयर आर स्टूडेंट्स जो अपने पेरेंट्स को या किसी को मार्क्स दिखाने के लिए इन मॉक टेस्ट के अंदर भी चीटिंग करते हैं। भाई यहाँ तो कर लोगे, रियल एग्जाम में तुम्हारे साथ क्या होगा? तो इस तरीके से खुद को धोखा मत दें भाई, क्योंकि इवेंचुअली खुद को ही धोखा मिलेगा। पेरेंट्स को धोखा देना भी खुद को धोखा देना ही है, बल्कि उससे भी बुरा है। ठीक है, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लॉक बनाएं। उसके अलावा एक और हैक बताता हूँ। आप क्या कर सकते हो, 3 घंटे का टेस्ट के लिए आप खुद को 2 घंटे 45 मिनट दे सकते हैं।
क्योंकि रियल एग्जाम में और भी टेंशन होती है, परेशानी होती है। तो यहाँ पे जब 2 घंटे 45 मिनट दोगे ना, उसमें जो आपका स्कोर आएगा ना, वो कहीं ना कहीं रियल एग्जाम से मैच कर सकता है। उसके अलावा पेपर अटेम्प्ट करने की जो स्ट्रैटेजी आपको रियल एग्जाम में अप्लाई करनी है, वही यहाँ पे फाइन करिए। पहली बार में ये स्ट्रैटेजी आपकी फाइनलाइज नहीं होगी। आप ये मल्टीपल राउंड मेथड को बार बार जब अप्लाई करेंगे, तब जाके इसमें आपकी फिनिशिंग इंप्रूव होती जाएगी। मैं खुद पर्सनली भी ये जो मल्टीपल राउंड मेथड है, इसी का यूज करता था और मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता था। इसके बाद अगर आप कुछ टेस्ट पर्टिकुलरली एज अ सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एक्सपीरियंस भी आप दें, टेस्ट सेंटर पे चले जाएं, तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये आपको कम से कम मैं मानता हूं 5 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको जरूर देने चाहिए। इससे आपका रियल एग्जाम का टेम्परामेंट बनता है और आपको पता लगता है कि किस तरह का प्रेशर हमें फील होता है। तो हर स्टूडेंट को कम से कम 5 सीबीटीज जरूर देने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब बात आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है टेस्ट एनालिसिस की। देखिए, अगर आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करके इंप्रूव नहीं करेंगे तो फायदा क्या। तो सीधा मैं पॉइंट पे आ जाता हूं, कैसे हमें करना चाहिए। आपको एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एनालिसिस नोटबुक बनानी चाहिए और एक ओवरऑल टेस्ट एनालिसिस नोटबुक बनानी चाहिए। ये जो ओवरऑल टेस्ट एनालिसिस है ना, इसमें तो आपको सिली मिस्टेक्स किस किस तरह की हो रही हैं वो लिखनी चाहिए। जैसे कई बार हम क्वेश्चन को मिसरेड कर देते हैं, समझ रहे हो, कई बार कैलकुलेशन एरर हो जाती है, छोटी छोटी तरह तरह की ऐसी ऐसी गलतियां हम करते हैं जिस कारण गड़बड़ हो जाती है। कभी कभी हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं और उसमें हम खुद की राइटिंग ही समझ नहीं पाते, रफ वर्क जब कर रहे होते हैं हमें खुद को समझ में नहीं आता। इस तरह की जो खास खास मिस्टेक्स हैं जो हम अवॉइड कर ही सकते थे, यानी जो एक तरह से हम फालतू में नंबर गवाते हैं बिकॉज हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता है और एग्जाम टेम्परामेंट नहीं होता है। इसलिए आप ओवरऑल एक तो सिली मिस्टेक्स का आपने नोटबुक बनाया जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप सिली मिस्टेक्स लिखेंगे। जब आप लिखेंगे ना, लिखते लिखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई किस तरह की सिली मिस्टेक मुझसे हो रही है। तो वहां पे आपको टाइप ऑफ सिली मिस्टेक बस मेंशन करनी है और उसका सोल्यूशन दिमाग में दौड़ाना है कि कैसे कैसी मिस्टेक को इसको सॉल्व कैसे करूं मैं, क्या इसका तरीका है। ठीक है, ज्यादातर सिली मिस्टेक प्रेजेंस ऑफ माइंड से सही हो जाती है। अगर हमारा ब्रेन अच्छा एक्टिव है और शांत भी है, शांति के साथ एक्टिविटी है, तो हमारी सिली मिस्टेक मिनिमाइज हो जाती है। अब सब्जेक्ट वाइज आपने बना लिया, सब्जेक्ट वाइज मान लीजिए आपने बना लिया, जैसे केमिस्ट्री के अपने वेरियस चैप्टर्स हैं। अब जो वेरियस चैप्टर है, मान लीजिए आपने केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, इस तरीके से चैप्टर वाइज ब्लॉक्स बना रखे हैं। तो आपने जब टेस्ट दिया तो वो सवाल, अब 2 तरह के सवाल आपके टेस्ट में होंगे, या तो गलत होंगे जो आपके गलत हो गए, या आपने जो अटेम्प्ट नहीं किए थे, या वो है जो आपने गेस किए थे तुक्के से सही हो गए। अब इन सबको आपको एनालाइज करना है, इन सबको एनालाइज करना है और शुरू में टेस्ट एनालिसिस में टाइम लगता है। तो अब क्या करोगे, सीधा फास्टेस्ट तरीका बता रहा हूं, कॉपी नोटबुक निकाली, जिस चैप्टर के सवाल है, फॉर एग्जांपल मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर के सवाल है, और आपका जिस तरह का कंसेप्चुअल एरर आपका हुआ है, वो टाइप ऑफ कंसेप्चुअल एरर आप वहां पे उस चैप्टर के नीचे लिख देंगे कि भाई मेरे को जैसे फॉर्मूला नहीं आता या मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता, मान लीजिए मुझे श्रोडिंगर इक्वेशन है आती नहीं, तो आपको दिख जाएगा कि मुझे क्या अब करना है। तो हर चैप्टर में जो जो आपको सुधार करना है, थिंग्स टू बी इंप्रूव्ड, वो लिखते रहिए, समझ रहे हो ना। और जो जो इंप्रूव होता जाए उसको टिक मारते जाइए। जैसे मान लीजिए आपने नोटबुक में लिख दिया, अब हर चैप्टर का विजुलाइज कर पा रहे हो ना, हर चैप्टर में जो जो कमियां आपकी हैं, जिस तरह की कंसेप्चुअल आप, या तो कुछ बिल्कुल नहीं आता, या क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता, अप्लाई करना नहीं आता, जिस भी तरह की प्रॉब्लम है या ग्राफ में दिक्कत है, वो आप स्पेसिफाई करिएगा कि ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तभी तो उसको ठीक करोगे। अब वक्त आता है कि भाई टेस्ट के बीच में आप उन प्रॉब्लम्स को इंप्रूव करोगे, उन प्रॉब्लम्स को ठीक करोगे। जैसे फिजिक्स में मान लीजिए आपको ऑप्टिक्स के फॉर्मूला ठीक से समझ में नहीं आते, साइन कन्वेंशन ठीक से नहीं आता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएजेंट ठीक से नहीं आते, तो जिस तरह की जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको जब आप लिखोगे ना, तो उसके बाद उनको ठीक करने में समय बताओगे। मैं बता रहा हूं, जब उन प्रॉब्लम्स को आप ठीक करोगे तो उससे इफेक्टिव रिवीजन हो ही नहीं सकता, और उससे ज्यादा आपकी रैंक को, मार्क्स को इंप्रूव करने का कोई भी तरीका नहीं है। ज्यादातर बच्चे ये प्रोसेस फॉलो ही नहीं करते हैं, समझ रहे हो। तो अगर एक टेस्ट को हम एक कन्वेंशनल तरीके से मान लीजिए एनालाइज करते हैं, टेस्ट में भाई एक गिवन टेस्ट को देखते हैं और हम वैसे ही टेस्ट को एनालाइज करते हैं, वो उतना इफेक्टिव नहीं होता और बहुत टाइम टेकिंग होता है। हम सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज अगर एनालाइज करते हैं तो हमें ओवरऑल पता होता है यार इस चैप्टर में मेरी ये कमियां थी और क्या क्या मैंने इंप्रूव कर दी। जैसे जैसे आपकी इंप्रूवमेंट होता जाएगा ना, फिर देखना आपको मजा आ जाएगा, और एक टाइम आएगा जब उस गिवन चैप्टर के अंदर कोई खास इंप्रूवमेंट करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। वो चैप्टर आपका फुल पावर हो जाएगा कि भाई अब मेरे को इसके अंदर, मान लीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो मुझे सब आता है, मुझे बोर थ्योरी भी आती है, सारे सवाल इसके हो जाते हैं, मुझे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, श्रोडिंगर वगैरह के जो कर्व्स हैं, जो ग्राफ्स हैं, वो सब कुछ हमें आता है, राइट। इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जाएगा इस पर्टिकुलर मैथड से।
सो बच्चों, होपिंग दैट ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा है तो भैया लाइक कर देना। एंड जिन भी बच्चों को एक अच्छी टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है, डिस्क्रिप्शन में अभी जाए एंड IAOTS को अभी ज्वाइन करें। मिलते हैं हम सब लोग नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। सभी को राधे राधे, लव यू ऑल।